केंद्र में आप सबों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की विस्तृत जानकारी के लिए उपस्थित हैं। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नागेश राम साहब से हम विस्तृत जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सर ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। धन्यवाद डॉक्टर शैलेश, आपने एक सही प्रश्न हमारे किसानों के लिए पूछा है। ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसका जो मतलब है कि एक छोटे से जगह में सारे कंपोनेंट को एक साथ करके उसमें अधिक से अधिक उत्पादन लेना है। और ये जो आईएफएस सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। किसानों के पास ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग स्टेट में है, लेकिन ये बिखरे हुए स्टेट में। तो हम किसानों को कहना चाहेंगे कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें 2 या उससे अधिक 5-6 कंपोनेंट भी एक साथ लेते हैं और ले करके एक कंपोनेंट का जो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट होता है दूसरे के लिए इनपुट्स का काम करता है, और जिसमें से उनको जो इनपुट्स में आने वाला खर्च है वो खर्च बहुत कम होता है, और आउटपुट यानी कि जो इनकम उस सिस्टम से मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होता है। कम लेबर लगता है, इसमें कम खर्च होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आज जिस तरह से हम आइलैंड में देखते हैं कि किसानों के पास में जो ज़मीन है वो घटते गया, बहुत सीमित मात्रा में रह गया। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है और जिस तरह से हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है किसानों के पास में, उसको हम अच्छा से एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल्स में बना सकते हैं। जैसा कि हमने अभी कृषि विज्ञान केंद्र में एक छोटा से जो फार्मर्स के परफेक्स में बनाया है कि फार्मर्स किस तरह से आईएफएस कर सकते हैं, उसका एक मॉडल हम यहाँ बनाए हुए हैं जो आज आप देख भी रहे हैं। क्या यहाँ के किसान इस फार्मिंग सिस्टम को अच्छी तरह कर सकते हैं? देखिए, हमने जो कृषि विज्ञान केंद्र में एक मॉडल डेवलप किया है, पॉन्ड बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमने किया है। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो मेन इनपुट्स है, पानी होना ज़रूरी है, अच्छा बीज होना ज़रूरी है, और अच्छा जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स के पास में होना है, और उर्वरक का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर ये चारों चीज़ उनके पास में होगा तो बहुत अच्छी तरीक़े से किसान इसको ले सकते हैं। हमारे द्वीप के जो किसान हैं, इनके पास में सारा कंपोनेंट अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी बताया भी है, वो बिखरे हुए हैं। अगर हम जैसे इस मॉडल को डेवलप किए हैं यहाँ केवीके में, इस मॉडल को देखते हुए किसान अपने खेत में इसको अपनाएं, तो ज़रूर है कि किसान, ये जो हमारा क्षेत्र है केवीके में 2400 स्क्वायर मीटर एरिया में हमने इसको किया है। यहाँ पर मैं जो इसका इकोनॉमिक्स हमने निकाला है, 1,30,000 से 1,40,000 एक साल में आराम से ले सकते हैं। सिर्फ तालाब में से ही पहले शुरुआत में ये लोग ये जो मछली के बीज बना दे, वो बीज में से उनको 50 से 60 हज़ार रुपये सिर्फ बीज बेचकर ही मिल सकता है उनको। तो इस तरह का एक मॉडल हम किसान भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने खेत में अपनाएं, और सभी किसान इससे लाभान्वित भी होंगे। आईएफएस में जो आपकी डिफरेंट प्रणाली हैं, तो यहाँ आप किस किस प्रणाली को अपनाते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आप हमारे किसानों को बताएं। देखिए, जो आईएफएस प्रणाली, आपने ये क्वेश्चन भी सही किया, किसान किस तरह की प्रणाली ले सकते हैं। हम यहाँ के रिसोर्स के आधार पर किसान के पास जाकर उनके पास कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल है उसको देख करके और उनको सही जानकारी उपलब्ध करा करके और इस तरह का मॉडल डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र खुल गया है, और वहाँ पर में सारे एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। किसान भाई उनसे खुद जाकर मिल सकते हैं, और वो आप खेत में आएंगे और आपको इस तरह का मॉडल डेवलप करने के लिए ज़रूर ट्रेनिंग भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, और आपके साथ में रह करके मॉडल को डेवलप करेंगे। बस किसान भाई को इसको इस जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास में उसको अपनाना है, और इस तरह का प्रणाली हम आईएफएस मॉडल में कर सकते हैं। इसमें मछली के साथ में बतख तालाब में पाल सकते हैं, तालाब की साइड में एक घर बना करके कुछ बनाना केला वगैरह भी डाल सकते हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप डाल सकते हैं, एनिमल कंपोनेंट्स जैसे सूअर हुआ, सूअर पालन भी इसके पास में कर सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे जो निकोबारी भाई है, या फिर जो बंगाली पॉपुलेशन से नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, इवन पोर्ट ब्लेयर में भी, इनके पास में सूअर पालन बहुत अच्छा से कर रहे हैं लोग। अगर उसको इंटीग्रेट कर दें हमारे मछली पालन के साथ में, तो पानी का यूटिलाइजेशन सूअर के लिए होगा, सूअर का जो वेस्ट होगा हमारे मछली के लिए भी तालाब में खाद का काम करेगा, और मछली में उत्पादन ज़्यादा होगा। सर इस तालाब की क्या विशेषताएं हैं
और आप इस तालाब का उपयोग कैसे करते हैं, हमारे किसानों को बताएं। इस तालाब का खास जो विशेषता है, ये जो जगह में हमने तालाब बनाया है, ये एक रेड सॉइल की जगह में बनाया है, जहाँ पर में कि दिसंबर के बाद में पानी का रुकना बहुत मुश्किल होता था। तो हमने इस तालाब में एक लाइनिंग किया है, ये जो लाइनिंग मटेरियल डाल करके इसमें हमने देखा है कि पानी अभी तक हमारे पास में अवेलेबल है। अभी जो पानी का लेवल है इस तालाब में, इसमें 2 मीटर के करीब अभी पानी है। ये पानी, जैसे मैंने अभी बताया कि पानी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, पानी के होते हुए हमने तालाब के आसपास हॉर्टिकल्चर क्रॉस भी लगाए हैं, मछली भी पाले हैं तालाब में, और इसके साथ में बतख पालन भी किया है। ये जो तालाब का हमारा एरिया है 40 मीटर बाई ये 17-18 मीटर का चौड़ा है, और 2.5 मीटर डेप्थ है इसमें। लेकिन दुष्काल होने की वजह से पानी का एवापोरेशन हुआ, फिर हमने इसमें इरीगेट किया अपनी फसल में, तो अभी भी पानी 2 मीटर के करीब हमारे पास में है। तो मछली से मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि पहले उनके पास जो तालाब है, उसमें अगर मछली के बीज बना करके उसको बेचते हैं, तो उसमें एक एडिशनल इनकम उनको मिल जाएगा, क्योंकि मछली का बीज 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर में तैयार हो जाता है। जून के महीना में वो स्टॉक कर सकते हैं सीड को, और जुलाई में पूरे फार्मर्स को बेच सकते हैं। तो इतना बड़ा तालाब अगर उनके पास में होगा, कम से कम 50 से 60 हज़ार का जो इनकम उसको तालाब से 2 महीना के अंदर ही मिल जाएगा। उसके लिए कुछ तालाब का तैयारी भी करना है, जो उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद में इसी तालाब को जो मछली के बीज को स्टॉक करके कतला, रोहू, मृगल, ये तीनों का स्टॉकिंग करके 1 साल में टेबल पर्पज़ ये जो होता है आपका 300 से 400 ग्राम बतख पालन के साथ में इसको आराम से पाल सकते हो, वो जो और एक एडिशनल इनकम हो जाएगा। तो तालाब से ही किसानों को 70,000 रुपीज़ तक मिल सकता है पर ईयर में। फिर उसके बाद में इसका जो पानी है, पानी से समर सीजन में ये बहुत सारा क्रॉप्स कर सकते हैं। आजकल जैसा ये हमने यहाँ लगाया हुआ है, फूल का कुछ पौधा भी लगाया है, सब्जी भी लगाया है, ये सब लगा करके बत्तख का घर भी बना करके इससे उसको एडिशनल इनकम मिल जाएगा। एक ही आदमी अगर किसान खुद है, वो इतना बड़ा एरिया को बहुत आराम से मैनेज कर सकता है, और इसमें ज़्यादा भागदौड़ का भी ज़रूरत नहीं है, और अच्छा इनकम इसको मिल सकता है। सर, मछली पालन के साथ बत्तख पालन का क्या इम्पोर्टेंस है? अभी आपने ये सही प्रश्न किया कि मछली पालन के साथ बतख पालन का क्या विशेषताएं हैं। देखिए, हम जब मछली पालन करते हैं तालाब में, इसको 3 तरीक़े से करते हैं। एक तो एक्सटेंसिव पालन होता है, फिर सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या है, सिर्फ मछली के बीज छोड़ते हैं और थोड़ा बहुत कभी खाते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिस नील के बराबर होता है। सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर में जो है थोड़ा सा मैनेजमेंट होता है, थोड़ा फूड फीड देते हैं और मछली का जो संख्या थोड़ा निर्धारित करते हैं। लेकिन इंटेंसिव फिश कल्चर में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम मछली को दाना देंगे तो कितना दाना देना है, उसका पॉन्ड वाटर मैनेजमेंट होना है, और अच्छी तरीके से उसको रहने के लिए एनवायरनमेंट देना है। अगर हम ठीक तरह से तालाब का मैनेजमेंट ना करें, तो वहाँ पर में ये मछली को बीमारी भी हो सकता है, मछली का उत्पादन उतना नहीं हो सकता। तो चाहे जो हमारे किसान साथी है, एक्सटेंसिव टाइप और सेमी इंटेंसिव टाइप जो फिश कल्चर है, वहाँ पर में बतख का पालन आराम से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बहुत सारे जगह में आप देखे हैं कि मछली पालन के साथ साथ वो लोग एरेशन देता है तालाब में। एरेशन इसलिए देता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में हो, जिससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और मछली अधिक से अधिक भोजन ग्रहण करके अच्छा वृद्धि दर हो सके। लेकिन यहाँ पर में हमने देखा है कि किसान साथी अपने तालाब में मछली छोड़ने के बाद में दाना नहीं देते हैं, उसका मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं करते, और सभी तरफ में बहुत सारा खरपतवार और अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें। तो जहाँ किसान के पास में इलेक्ट्रिसिटी सही तरीक़े से नहीं, या तालाब दूर है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकता है, वहाँ एरेशन का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो अपने तालाब में वो बतख पालन कर सकते हैं। हम बतख को एक लाइव एरेटर बोलते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी का एक एरेटर है ये, जो तालाब में तैरता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को पानी के साथ मिलाता है, जो ऑक्सीजन हमारे मछलियों को उपलब्ध होता है। इसमें और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो कीट मकोड़े होते हैं साइड में, ये बतख उन सभी को खा जाते हैं, मछली के बीज को ये खाते नहीं। अगर हम इसमें फिंगर लिंक्स स्टॉक करें, या आपका जो मछली है तालाब में 50 से 60 सेंटीमीटर के बड़े हो जाए, उसके बाद ही हम बतख को तालाब में छोड़ सकते हैं। फिर तीसरा फ़ायदा है बतख का जो ड्रॉपिंग्स है,
जो ड्रॉपिंग्स वो तालाब में गिरता है और तालाब में वो एक मैन्योर का काम करता है, जिससे कि हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होता है पानी में। उसमें से मछलियों को खाने के लिए जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन है उसको पैदावार होता है और मछली उसको आसानी से खा सकते हैं। और बतख जो है उसको जो हम फीड देते हैं, जो एक्सेस फीड उसमें होता है, उसको भी हम तालाब में डालते हैं ताकि उसका भी यूज़ हमारे मछली कर सके। तो किसानों को यहाँ पर में अच्छे मछली का उत्पादन मिलेगा, पानी भी ठीक रहेगा, साथ में बतख से बतख का मांस भी मिलेगा, बतख का अंडा मिलेगा, और जो उसका जो एक्सक्रीटा है उसको अधिक होने से पेड़ पौधे में भी दे सकते हैं तालाब के साथ साथ। तो ये एक फ़ायदा है किसानों के लिए। एक लाइव एरेटर है और बिना इलेक्ट्रिसिटी का तालाब में चलता है। जैसा कि आपने बताया कि इस फार्मिंग सिस्टम में एक कंपोनेंट का वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटा जो होता है, वो दूसरे कंपोनेंट के इनपुट का काम करता है। तो आप हमारे किसानों को बताएं कि क्या वो इस एक्सक्रीटा को डायरेक्टली तालाब या दूसरे कंपोनेंट में डाल सकते हैं? देखिए, आपने जैसा भी पूछा तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फार्मर्स के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हानिकारक होता है। और फार्मर्स को हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उनके फील्ड में पार्टिसिपेटरी मोड में हो रहा है, पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मोड पे। तो फार्मर्स को सही टेक्नोलॉजी, उनका जो ज्ञान अवेलेबल है उसको लेकर के ये हम मॉडल डेवलप करेंगे उनके वहाँ पर में। और किसी भी चीज़ का जो ज़रूरत से ज़्यादा होने से उसको नुकसान होता है। तो जैसे कि अभी किसान साथी अपने तालाब में पॉन्ड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं सपोज, गाय में गोबर होता है, उस गोबर को वो बायोगैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा गोबर होने से तालाब में डालना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पानी में जब घुल जाएगा ये तो उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन भी हो सकता है। तो कम मात्रा में महीना में एक बार इतने बड़े तालाब में कम से कम 30 से 40 किलो गोबर किसान दे सकते हैं। उससे ज़्यादा गोबर होने से पीट्स बना करके वहाँ पर में तो ये खाद बना सकते हैं, ये FYM बना सकते हैं, और उससे अपने दूसरे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं किसान को एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पानी उपलब्ध है, ये ज़मीन आसपास अच्छा है, तो वहाँ पर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में जाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक फ़ायदा है, अगर दुष्काल के समय में देखिए पानी का कम उसको खर्च लगेगा। शाम के समय में अगर वो इरिगेट करते हैं अपने फसल को तो पूरे रात उसको ठंडक भी मिलेगा और पानी उपलब्ध रहेगा। तो मैं किसानों से कहूँगा कि जिस तरह से हमने यहाँ पर में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है गोबर का यूज़ करके, उसी तरह का किसान साथी अगर गोबर यूज़ करे तो क्वालिटी भी अच्छा होगा उनका फसल का, और अच्छा से अच्छा इसका कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, दाम भी अच्छा मिलेगा, और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मैं तो किसानों को देश के लिए भगवान या अन्नदाता ही समझता हूँ, क्योंकि वही जो प्रोड्यूस करते हैं, जो टेक्नोलॉजी उनको मिलेगा उसी के हिसाब से वो अपना फसल उगाएंगे और हम सभी को उसका उपलब्धता कराएंगे। तो जैसे मैंने गाय का बताया, ज़्यादा होने से उसको बायोगैस स्लरी बना करके स्लरी भी तालाब में यूज़ कर सकते हैं, और गोबर का जो खाद बनेगा पेड़ में कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो सूअर पालन करते हैं तो सूअर का जो एक्सक्रीटा है उसको अलग पीट बना करके उसमें खाद बना करके पेड़ पौधे में दे सकते हैं। थोड़ा सा जो एक्सक्रीटा जैसा तालाब में ज़रूरी है वो मंथली बेसिस में उसको तालाब में दे सकते हैं। ये तालाब का जो पानी है सूअर को धोने नहलाने के लिए या उसका जो घर है उसको साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। इसी तरह का हमारे साइड में जैसे बतख का एक शेड बना कर रखे हैं, तो उस पानी को, तालाब का पानी से वो बतख का घर भी साफ़ कर सकते हैं, जो कि उसमें एक्सक्रीटा वगैरह है वो बह करके तालाब में चल जाएगा। अगर, क्योंकि एक हेक्टेयर में हम 2000 से 2500 बतख का ही रिकमेंडेशन देते हैं। हमारे इस तालाब में 20 बतख हमने पाल रखा है, और इसका जो एक्सक्रीटा है हमारे इस तालाब के लिए सफिशेंट है। तो यही है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा ना दे करके, तो जो हम बताएंगे जैसा टेक्निक हम देंगे उसी तरह यूज़ करने से किसी प्रकार का इम्बैलेंस तालाब में नहीं होगा। सर, आपने बहुत सारे क्रॉप्स अपने तालाबों के किनारे में लगाए हैं, तो आप किसानों को बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, हमने जो मॉडल हमारे पीछे में इसको डेवलप किया है IFS मॉडल को, इसमें सभी तरह का कंपोनेंट हमने लगाया है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मैंने यहाँ पर मैं KVK की तरफ से ये जो मिर्ची का पौध लगा रखे हैं, भिंडी लगा रखे हैं, बैगन हैं,
उसके साथ साथ में केले के जो तरकारी केला जैसे कहते हैं यहाँ पर में, उसके पेड़ लगा रखे हैं, मक्का वगैरह भी लगा रखे हैं, और पपाया जो फ्रूट क्रॉप में पपाया, सपोटा, और ये आंवला जो बहुत ही अच्छा फसल दे रहा है। इस साल हम देखें कि इसको क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छा फसल यहाँ पर में आया हुआ है। इसका भी बहुत अच्छा डिमांड है यहाँ के लोकल मार्केट में, तो ये सब लगाए हुए हैं हम यहाँ पर में। अभी तक ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप के साथ साथ कुछ फ्लोरिकल्चर का भी पौधे लगाए हैं, जैसे कि कटिंग्स हमने बनाए। आजकल लोगों का दिलचस्पी बढ़ रहा है कि इंडोर प्लांट्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने घर में रखें, तो उस तरह का ये लोग पॉन्ड के साइड में जो पीछे हमने बना के रखा है, उस तरह का कटिंग्स बना करके उसमें से भी एडिशनल इनकम उनको मिल सकता है किसान साथियों को। फिर नींबू जैसा बहुत सारा यहाँ लोकल वैरायटी, इतने अच्छे अच्छे वैराइटीज़ है, उसका ग्राफ्टिंग लेयरिंग करके भी तालाब के साथ में किसान साथी बरसात के दिनों में अच्छा पैसा उसमें से कमा सकते हैं। हमने लेमन ऑरेंज वगैरह का कटिंग्स बना के रखा है, जिसका कीमत 100 से 150 रुपये पर प्लांट्स यहाँ पर में आसानी से चला जाता है। तो ये जो किसान को होगा छोटे से एरिया में अधिक से अधिक इनकम का एक जरिया हो सकता है। यहाँ आम बहुत अच्छा होता है आइलैंड में, तो हमने रूट स्टॉक जो जंगली आम है, ये जंगली आम मतलब जो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, उसका रूट स्टॉक बना के रखे, उसमें जो अच्छा फलने वाला आम का पेड़ सिलेक्शन किए हैं हम आइलैंड में, उसका भी पेड़ बना करके या किसान साथी अपने वहाँ खुद इस तरह का कटिंग्स वगैरह बना करके या हमारे लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मिर्ची का इस द्वीप में हर समय, चाहे वो समर सीजन हो या रेनी सीजन हो, 150 रुपये से 300 रुपये तक का रेट मिलता है। ये एक बहुत अच्छा कैश क्रॉप है। बहुत सारा अच्छी वैरायटी हमारा IIHR बेंगलोर ने डेवलप किया है, ICR इंस्टीट्यूट, और बाज़ार में भी मिलता है इस तरह का चीज़। उसको लेकर के किसान भाई अच्छा से इनकम कर सकते हैं। भिंडी जो एक बहुत अधिक डिमांड वेजिटेबल है आइलैंड में, इसका भी ये क्रॉप हर समय, चाहे वो रेनी सीजन हो या समर सीजन हो, रबी और खरीफ क्रॉप दोनों ले सकते हैं। फिर बैगन का कैरी ब्रिंजल 1 हमने एक डेवलप किया, उसका भी बहुत अच्छा डिमांड है हमारे किसानों के पास में, उसको भी तालाब के साइड में कर सकते हैं। और इसका जो ये लाइफ है 3-4 साल आराम से किसान इससे पैदावार ले सकते हैं। हमारे तालाब में हमने मॉडल डेवलप किया है, लोबिया भी डाल के रखा है। ये जो लोबिया का फसल है यहाँ लोकली अवेलेबल कलेक्टेड सीड्स है, इसमें कोई हाइब्रिड सीड्स नहीं है, और इसको भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़े से बनाया है, और हर अल्टरनेट डे में हमको 5 से 7 किलो लोबिया यहाँ से मिल जाता है। इसी तरह जो पीछे आप देख रहे हैं कि सब्जी केला, इसका अगर आप प्लांटेशन करते हैं 7 से 8 महीने, 9 महीने के अंदर में इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है, अच्छा बंच भी मिलता है, और मार्केट के डिमांड से इसका दाम भी ज़्यादा है, और इसको मार्केट में आराम से इसको बेच सकता है। फिर हमारे श्रोपी साइड में हमने एक फॉडर क्रॉप भी लगाया है। अगर किसान साथी गाय पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं, उसके लिए फॉडर का ज़रूरत पड़ता है, और उस फॉडर को हमने यहाँ हाइब्रिड नेपियर को लगाया हुआ है। इस हाइब्रिड नेपियर का जो कटिंग से हम किसानों को देते हैं उनके पास तालाब में लगाने के लिए, इससे एक फ़ायदा है, एक तो हमारा सॉइल एरोजन वहाँ से जो रुकता है, और दूसरा फॉडर हमारा ग्रीन फॉडर राउंड द ईयर हमारे किसान को अपने जानवरों के लिए मिल सकता है। फिर हमने देखा यहाँ पर मक्का भी लगा के रखे हैं। मक्का का अभी हमारा जो ICAR के द्वारा बहुत इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस फूड में आता है और गरीब लोगों के लिए एक भोजन का भी काम करता है। तो मक्का हमारे यहाँ पर में कोयम्बतूर 6 वैरायटी हमने ला के लगाया हुआ है। एक एक कॉब का वेट कम से कम 400 से 500 ग्राम का होता है। एक पेड़ में 2 से 3 कॉब आ जाएगा इसमें। अभी हमारे पास जो लगा हुआ है इसमें 2-2 कॉब आया हुआ है, और इससे भी किसान भाई हर समय, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, इसका प्रोडक्शन अपने तालाब के आसपास कर सकते हैं। फिर इसका जो बचा हुआ पार्ट्स है उसको ग्रीन फॉडर के लिए अपने गाय के लिए यूज़ कर सकते हैं, बकरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने तो यहाँ भी ऐसा भी अभी पाया है कि निकोबार में जब हमने इसका प्रयोग किया था ये मक्का का, तो उसका जो ग्रीन पोर्शन है मक्का हार्वेस्ट के बाद में उन्होंने अपने सूअर को खिलाया, सूअर के लिए फॉडर का काम किया, और मक्का बहुत पसंद किया उन्होंने, हमारे निकोबारी भाइयों ने। तो अभी इसका डिमांड निकोबार में भी बहुत अच्छा से हो रहा है। तो मक्का एक अच्छा फसल है जो हर समय
हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, जब हम ये फसल के चुनाव करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके में जाते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि कीटनाशक का जो यूज़ होता है वो एकदम नहीं के बराबर है। हमने अभी तक इसमें किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ बायो जो हमने बनाया अपने लैब में अपने साइंटिस्ट के द्वारा, उसी का यूज़ करके ये जो इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल किया है। क्योंकि अगर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड किसान अपने तालाब के आसपास यूज़ करेंगे तो सब्जी में भी इसका असर होगा। उसका जो लाइफ टाइम है 60-70 दिन का होता है, लेकिन किसान तुरंत ही उसको तोड़कर बाज़ार में बेचता है और हमारे लिए हेल्थ के लिए हज़ार्ड होता है। अगर ये उसका जो खाली कैंस या बोटल्स होगा, तालाब में डालने से मछली भी मर सकती है और जो बत्तख को भी नुकसान होगा। तो हम किसान साथियों को ये कहना चाहेंगे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं और जो बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करने के इंसेक्ट पेस्ट या फंगस है, उसको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से अपना इसका ज्ञान लें और ले करके अपने खेत में इसका प्रयोग करें। तो वहाँ भी उनका बचत ज़रूर होगा इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए, क्योंकि जो बायो पेस्टिसाइड्स हम बनाते हैं सभी चीज़ किसान के घर में ही उपलब्ध है। सिर्फ ज़रूरत है उनको एक नॉलेज का, वो नॉलेज हम किसान को आसानी से दे सकते हैं। आखिर में हम आपसे चाहेंगे कि आप इस माध्यम से किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान साथियों, मैं अंत में आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे द्वीप में ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, इसमें आप किसानों को बहुत सा नुकसान भी होता है फसल के दौरान। तो हमारे पास में बहुत सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके द्वारा जैसे कि आपके खेत में फ्लडिंग आ जाता है या समर सीजन में आप सब्जी गाड़ते हैं, लेकिन जनवरी के एंड में या फरवरी में बरसात आने से पूरा ये नुकसान होता है। या तालाब के आसपास में आप गाड़ते हैं तो थोड़ा सा मेड़ बना के ज़रूर गाड़ें, ताकि बिना मौसम बरसात भी आ जाए तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, पानी बाहर चल जाएगा। या फिर पानी का ज़रूरत हो तो आप उसको इरीगेट भी कर सकते हैं। मौसम से आधारित बहुत से बीज आजकल उपलब्ध है हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में, उसको आप ले करके आप बहुत अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। और मौसम के आधार पर हम समय समय पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ, हमारे कैरी के जो साइंटिस्ट है, ये सब फील्ड में जाते हैं, आपको जानकारी भी देते हैं। अगर आप इस जानकारी के साथ में अपना जो एक्टिविटी है खेत का उसको करें तो बहुत ही ये संभव है कि आप लाभान्वित होंगे और किसी भी हानि से आपको बचत मिलेगा। यही एक मॉडल हमारा जो आईएफएस का है, इसमें भी वही है। अगर एक कंपोनेंट आपका फेल होता है तो दूसरा कंपोनेंट से आपको उसका पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने ही ज़मीन पे, अपने खेत पे आईएफएस मॉडल बनाएं और आने वाले या किसी भी संभावित नुकसान से आपको वंचित ना होना पड़े। यही मैं आपसे एक अपना संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज हमने आईएफएस मॉडल की विस्तृत जानकारी डॉक्टर नागेश राम सर से प्राप्त की और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे किसान इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ उठाएंगे। तो हम यहाँ डॉक्टर नागेश राम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद डॉक्टर सालेस। थैंक यू सर। प्रणाम सर। नमस्कार।